पिछले क्लास में हम लोग एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इस दोनों का मतलब समझ लिए थे कि एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। और हमने उस दोनों में आपस में एक संबंध को भी पढ़ा था और वो संबंध कुछ ऐसा था। अब देखिए, ये आपको याद होगा या पीछे पीछे का जो लेक्चर है उसको देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ये था एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बराबर आई गुना कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आप चेक कर लीजिए, यही आया था, ये इक्वेशन बना था। तो इस इक्वेशन को ध्यान में रखकर आप एक उस रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे जहां पर हर गलत चीज सही हो जाएगा। देखिए, ऐसा है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चार प्रकार का होता है: रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम सबको एक एक करके लिखते हैं। जैसे रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को ना हम लोग बोलते हैं पी नॉट माइनस पी एस। तो ये पी नॉट माइनस पी एस है, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट, इसको हम लोग रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। देखो, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट का जो वैल्यू है ना, उसको हम लोग यदि चाहें तो एक्सपेरिमेंट से भी निकाल सकते हैं और राउल्ट के नियम के अनुसार भी निकाल सकते हैं। राउल्ट के नियम के अनुसार निकालेंगे तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होगा, और यदि एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे तो लैब में जाके शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब का मान निकालेंगे, फिर इस पर हम बैठा देंगे तो निकल जाएगा। तो उस तरह से निकालेंगे तो वो हो गया एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसको हम एक्सपेरिमेंटल कहते हैं। तो ये हो जाएगा आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो पहले हम लोग पढ़े थे पी नोट माइनस पी एस बाई पी नोट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, लेकिन अब ये हो जाएगा आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, डेल्टा टीवी बराबर आप क्या पढ़े थे? डेल्टा टीवी बराबर पढ़े थे के बी गुना एम। ये तो राउल्ट के नियम के अनुसार पढ़े थे, ये तो कैलकुलेशन से नहीं आएगा। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? फिर आई से गुना करना पड़ेगा। सब इक्वेशन में अब आपको आई से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक सही मान है, जबकि कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कभी सही होता है कभी गलत होता है। तो उसको सही करने के लिए एक्सपेरिमेंटल को हम सही मानते हैं और एक्सपेरिमेंटल आई इंटू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बराबर होता है, तो हर बार हमको आई से गुना करना पड़ेगा फॉर्मूला में। अच्छा, डेल्टा टीवी का मान आप एक्सपेरिमेंट से भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट राउल्ट के नियम के अनुसार भी निकाल सकते हैं। राउल्ट के नियम के अनुसार यदि निकालिएगा तो डेल्टा टीवी बराबर के वी गुना एम होता है। पानी के लिए के वी का जो मान है वो, और मोलालिटी को गुना कर दीजिए तो डेल्टा टीवी निकल जाएगा। लेकिन डेल्टा टीवी का मान यदि आप एक्सपेरिमेंट से निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप लैब में जाइए, शुद्ध विलायक का बॉइलिंग पॉइंट चेक कर लीजिए, विलियन का बॉइलिंग पॉइंट चेक कर लीजिए, विलियन के बॉइलिंग पॉइंट में से शुद्ध विलायक के बॉइलिंग पॉइंट को घटा दीजिए, क्योंकि डेल्टा टीवी बराबर आप पढ़े थे ना, ये होता है टीवी माइनस टी नॉट वी। तो इसका मान एक्सपेरिमेंट से भी निकल सकता है और इस तरह से निकालेंगे तो कैलकुलेटेड मान हुआ। तो ये एक्सपेरिमेंटल मान कैलकुलेटेड के बराबर कब होगा? जब हम इसको आई से गुना कर दें। तो इस तरह से ये आई से गुना हो गया। फिर देखो, इसी में आप देखो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आई इंटू के एफ इंटू एम। इसी प्रकार पाई जो ऑस्मोटिक प्रेशर हुआ था ये होता था सी आर टी, अब हो जाएगा आई सी आर टी। तो वो सारा का सारा इक्वेशन सही हो गया जो गलत था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। अब आई से गुना करने के साथ ही ये अपने आप सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आया होगा कि एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक दूसरे के साथ क्या संबंध है। देखिए, एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो कम्प्लीटली एक्सपेरिमेंट कर करके डाटा को एकत्र करके हम बनाए और फिर उस पर हम काम किए। और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि बस कॉपी कलम पर डाटा को लिखे और राउल्ट के नियम के अनुसार या वान टॉप के नियम के अनुसार हम लोग निकाल लिए, तो वो हो गया कैलकुलेटेड। कैलकुलेशन कॉपी किताब पर होता है और एक्सपेरिमेंटल लैब पर होता है। तो लैब वाला सही होगा, तो लैब वाला किसके बराबर हुआ? जो कैलकुलेटेड है उसमें यदि हम आई से गुना कर दे तो उसके बराबर है। तो आज के बाद जो अब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे उसका फॉर्मूला पी नोट माइनस पी एस बाई पी नोट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट नहीं होगा, ये होगा
पी नोट माइनस पी एस बाई पी नोट इज इक्वल टू आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जितना भी इक्वेशन है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का सब में आपको आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जहां पर आप आई का मान रखेंगे तो क्वेश्चन सही आएगा, मतलब जो कैलकुलेटेड वैल्यू एक्सपेरिमेंटल के बराबर होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में जब हम आई से गुना करते हैं तो उसके बराबर होता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। फॉर्मूला सब वही है, सिर्फ आई से गुना हो गया है। अब आई पर हम आगे काम करेंगे कि आई का वैल्यू कहाँ से आएगा, इसके लिए आपको बहुत लंबा चौड़ा थ्योरी समझना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ लीजिए। फिर इसका एक्सटेंड फॉर्म भी सेम ही रह जाएगा, जैसे डेल्टा टी वी बराबर टी वी माइनस टी नॉट बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू ए इंटू 1000 बाई बी इंटू एम, जो लिखते थे वो सब अप्लाई हो जाएगा। जब न्यूमेरिकल पर हम लोग काम करेंगे तो देख लेंगे। तो अभी से आप यही सब फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा। तो आप जो हम अभी मिटाए हैं इसको उतार लीजिएगा, उतारने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के दौरान अब हम लोगों को इसमें क्या समझना है, अब इसको आप चेक कीजिए। एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बराबर होता है आई टू कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो बाबू आई बराबर क्या होगा यहां से जरा बताइए। तो ये हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हाँ या ना। कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम इधर लेंगे तो बट्टा में आ जाएगा, उधर आई बच जाएगा, और इधर एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय हो जाएगा कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आई बराबर ये होगा। अच्छा एक बात बताइए, आप जब भी देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो मॉलिक्यूलर वेट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर वेट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम ये क्या बोल गए, आप ऐसे समझिए। पाई बराबर आप लोग पढ़े ना सी आर टी, तो पाई बराबर डब्ल्यू बाई एम भी आर टी भी तो आप पढ़े हैं, जहां पर एम जो है मॉलिक्यूलर वेट है। अब देखिए मॉलिक्यूलर वेट नीचे है, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा तो पाई कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर वेट के साथ। आप कोई भी ले लीजिए ना, डेल्टा टीवी ले लीजिए, डेल्टा टीवी में ए के वी इंटू ए इंटू 1000 बाई बी इंटू एम था। देखिए यहाँ भी एम नीचे है, हर बार एम नीचे है। तो m जो है ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ उल्टा संबंध रखता है, मतलब मॉलिक्यूलर वेट के बढ़ने से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घटता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि सिंस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम यदि मॉलिक्यूलर वेट के टर्म में लेके चले जाएं तो आई बराबर कहलाएगा, एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के जगह पर हम लोग लिखते हैं 1 बाय एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट और बटा 1 बाय कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट। जैसे पार्टिकल का सीधा प्रोपोर्शनल होता था तो पार्टिकल के बदले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिख दी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है मॉलिक्यूलर वेट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को मॉलिक्यूलर वेट के टर्म में लेके जाएंगे तो हमको यही इक्वेशन मिलेगा ना, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। तो एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट 1 बाय एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट बाय 1 बाय कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट। तो जब आप इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट ऊपर चला जाएगा, एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट नीचे आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यहां से एक और बात निकलेगी, और वो ये कि आई बराबर हो जाएगा कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट बटा एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट। अब देखिए आप मॉलिक्यूलर वेट के टर्म में भी आई को डिफाइन कर सकते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि आई क्या है तो आई को आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं उसको तो खैर हम बाद में बताएंगे, लेकिन आपको थोड़ा ना इसका हम प्रैक्टिकल मीनिंग बताते हैं। इसका क्या प्रैक्टिकल मीनिंग है इस बात को समझिए। देखिए कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट और एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर, अब आपको लगेगा कि सर बड़ा अजीब बात आप कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर वेट भी अलग अलग तरह का होता है, कैलकुलेटेड अलग और एक्सपेरिमेंटल अलग। तो हम कहेंगे कि हाँ होता है, अलग अलग होता है। कैसे होता है आप इसको यहाँ पर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा।
जैसे C6H6 ये बेंजीन है ना, आप जब इसको C6H6 नहीं, सॉरी, ये चीज़ एसीटिक एसिड ले लीजिए, CH3COOH, इसको जब आप बेंजीन में डालोगे ना तो ये डाइमेडाइज कर जाता है, CH3COH का होल 2 बना देता है। तो होल 2 बनाएगा तब ना जब इसका 2 मॉलिक्यूल लेंगे आप। तो आप ही जरा सोचिए कि यहाँ 2 अलग अलग मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालिएगा तो कार्बन का आएगा 12, हाइड्रोजन, अच्छा 12 नहीं, 2 कार्बन है तो 24, हाइड्रोजन कितना है 3 और 1 4 प्लस 4, और 16 दूना 32, ये मॉलिक्यूलर वेट आएगा। और यहाँ पर सेम मॉलिक्यूलर वेट आएगा, लेकिन उसको तो हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा ना, 24 + 4 + 32 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये डाइमर के फॉर्म में है। इसका मॉलिक्यूलर वेट इसके तुलना में 2 गुना होगा। मान लीजिए कि बर्तन में डालने से पहले यह CH3COOH के रूप में था, तो CH3COOH के रूप में था तो इसको हम लोग कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे, क्योंकि बर्तन में डालने से पहले ये चीज़ हमको दिख रहा है। लेकिन यही चीज़ जब बर्तन में चला गया तो ये हो गया CH3COOH का होल 2, वहाँ पर आपस में जुड़ गया एक्सपेरिमेंट के बाद। एक्सपेरिमेंट में जुड़ने के बाद तो इसके होल 2 का ना मॉलिक्यूलर वेट होगा, तो इसके मॉलिक्यूलर वेट को हम लोग एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट कहेंगे जब सॉल्यूशन में चला गया तब, और डालने से पहले जो मॉलिक्यूलर वेट कहलाएगा वो कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो इस प्रकार मॉलिक्यूलर वेट में भिन्नता आ जाती है। तो आप उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट और एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट क्या है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर I बराबर हो गया ना कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट और एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट। तब तो हम इसको कह सकते हैं द रेशियो ऑफ कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट एंड एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट इज कॉल्ड वाट ऑफ फैक्टर। तो आप इसको लिख लेंगे, देखिए कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट को हम लोग कहेंगे गणनात्मक आणविक द्रव्यमान या एक्चुअल आणविक द्रव्यमान। तो इस तरह से लिख लो, गणनात्मक आणविक द्रव्यमान, हम लिख देते हैं, आप बाद में लिख लीजिएगा। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि गणनात्मक आणविक द्रव्यमान तथा प्रायोगिक आणविक द्रव्यमान के अनुपात को वान टॉप गुणक कहा जाता है। द रेशियो ऑफ कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट एंड एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट इज कॉल्ड वान टॉप फैक्टर। तो उम्मीद करते हैं आप यहां तक सारी बातों को समझ गए होंगे। अब यहां से जब न्यूमेरिकल बनाओगे ना तो आपको बहुत बुरी तरह ये उलझा देगा। कैसे उलझा देगा इस बात को हम आपको समझाते हैं। क्यों उलझ जाएंगे आप, इसका रीजन क्या है इसको आप समझिए। अब देखो ऐसा है कि मान लीजिए कि रिलेटिव लोडिंग और वेपर प्रेशर का आप क्वेश्चन बना रहे हैं, या फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मान लीजिए आप क्वेश्चन बना रहे हैं। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो जैसे ये फॉर्मूला लिखा कि TV - T0B बराबर I गुना KV गुना A × 1000/B × M। तो देखो तुम ऑलरेडी इस इक्वेशन पर ना तुम पहले से काम कर चुके हो, इस इक्वेशन पर पहले से तुम काम कर चुके हो। बस तुमको पता सिर्फ और सिर्फ यदि नहीं है तो I का नहीं है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और इक्वेशन पर इसका एप्लीकेशन कैसे होना है, ये सब ऑलरेडी आप जानते हैं। बस आपको परेशानी है I में। I के बारे में जानते हैं कि I वान टॉप गुणक है, वान टॉप फैक्टर है, लेकिन आपको ये परेशानी होगी कि सर I का वैल्यू कैसे निकलता है। देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट I का वैल्यू देता है और नहीं भी देता है, उसको खुद से निकालना पड़ता है। तो अब आपको यहाँ पर सीखना पड़ेगा कि हम लोग I का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। किसी भी सॉल्यूशन के लिए या सॉल्यूट के लिए I के वैल्यू को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो आपको यहाँ पर अब एक नया टर्म समझना पड़ेगा, एक नया टॉपिक समझना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ I। तो अगला हेडिंग आप डाल देंगे वैल्यू ऑफ I का मान, यानी वान टॉप फैक्टर, वान टॉप गुणक का मान। वैल्यू ऑफ I हिंदी में I का मान। देखिए
आई का मान हम लोग 3 केस में निकालेंगे। किस किस केस में? जब सॉल्यूट अंदर जाके टूट जाए, विलियन में जाके टूट जाए, डिसोसिएट कर जाए। दूसरा केस होगा जब सॉल्यूट अंदर में जाके जुड़ जाए, एसोसिएशन हो। और तीसरा केस हम लोग पढ़ेंगे जब सॉल्यूट सॉल्यूशन में जाके ना जुड़े और ना ही टूटे। केस 2 पढ़ेंगे लेकिन उसमें सारा केस इन्वॉल्व हो जाएगा, आप चेक कीजिएगा। तो हम लोग केस 1 डालते हैं। When solute dissociate in the solution। हिंदी में यदि आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए जब विलियन में विलय के कण विघटित हो जाते हैं। विघटित हो जाते हैं। विघटित हो जाने का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, जब वो टूट जाता है तब हम लोग इस काम को कैसे करते हैं। थोड़ा सा इस पर हम काम किए थे शुरू में, लेकिन वो आपको समझ में ज़्यादा आया नहीं होगा। अब आप यहाँ से इस बात को समझिए। देखिए, अब तो सबसे पहले जो बात यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ था ये सब आप लिख लीजिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में चल रहा है, आपको जिसमें इच्छा है लिख लीजिए। अब हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल से बताते हैं। मान लीजिए आप कि कोई रिएक्टेंट है या कोई सॉल्यूट है जिसको हम पानी में डालें तो ये कुछ चीज़ में टूट गया और ये प्रोडक्ट बना दिया, और ये एन प्रोडक्ट का निर्माण किया है। चूँकि डिसोसिएट हो रहा है ना, जहाँ पर एन का जो वैल्यू है वह 1 से ज़्यादा है। अब आप कहेंगे सर क्या आप लिख दिए? तो देखो, कुछ ऐसा है कि जैसे PCl5 टूटता है तो ये PCl3 + Cl2 में कन्वर्ट होता है ना। तो यहाँ पर PCl5 को हम कहेंगे रिएक्टेंट, और इस सब को हमको कहना पड़ेगा प्रोडक्ट। और N का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा? 2। काहे कि कुल क्या गो प्रोडक्ट बना है? 2 गो प्रोडक्ट बना है। अरे भाई, हम एक जनरल रिएक्शन लिख रहे हैं, उसमें जनरल रिएक्टेंट या एक जनरल सॉल्यूट हम ले रहे हैं, वो टूटने के बाद क्या गो प्रोडक्ट देगा, कितना प्रोडक्ट देगा, ये तो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप सॉल्यूट क्या लिए हैं। यहाँ पर हम किसी प्रॉपर, जैसे इस एग्जाम्पल पर हम यदि काम करेंगे तो ये सिर्फ इस एग्जाम्पल के लिए वैलिड होगा। लेकिन हम तो थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो हमको तो ऐसा थ्योरी पढ़ना पड़ेगा जो सारे सॉल्यूट पर, सारे रिएक्टेंट पर अप्लीकेबल हो। तो ऐसी स्थिति में हम क्या किए कि रिएक्टेंट को R या सॉल्यूट को R मान लिए, जो प्रोडक्ट में टूटने के बाद N मॉलिक्यूल देता है। यानी N जो है कॉफिशिएंट है, P जो है प्रोडक्ट है। यदि आपसे कोई पूछे कि N क्या है तो आप कह दीजिए N जो है वह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है, वेयर स्मॉल n इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ये है। तो ये आप समझ चुके हैं। अब हम इसको मिटाते हैं, इस एग्जाम्पल को भी, इस पर काम कीजिए। देखो, तो रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। मान लीजिए t = 0 पर, t = 0 जब हम लिखते हैं तो समझिए इसका मतलब हुआ बिफोर रिएक्शन, अभिक्रिया से पहले, या अभिक्रिया भी शुरू जस्ट हुई है। मान लीजिए कि हम रिएक्टेंट लिए कितना मोल? 1 मोल। तो जब अभिक्रिया हुई ही नहीं तब तो हम इसको क्या कहेंगे? 0, क्योंकि अभिक्रिया जब हुई ही नहीं तो प्रोडक्ट बना नहीं। हाँ, और होगा तो प्रोडक्ट P बनेगा। अब मान लीजिए रिएक्शन होने लगा तो ये चेंज करने लगा, तो चेंज करेगा तो कुछ ना कुछ तो ये घट ही जाएगा ना। तो 1 में जो खर्च होता है, याद कीजिए, उसी को ना हम अल्फा कहते हैं। 1 में जो खर्च होता है, 1 मोल में अभिकारक के 1 मोल में जितना हम उपयोग में लाते हैं उसी को ना अल्फा कहते हैं। तो यहाँ पर जो ये खर्च होगा ना, इसको हम लोगों को कहना पड़ेगा अल्फा। यदि हम इसको अल्फा माइनस खर्च करा देते हैं, मतलब अल्फा से खर्च कराते हैं, तो प्रोडक्ट बनेगा कितना? प्रोडक्ट बनेगा n अल्फा।
अब आपको यहाँ बड़ी परेशानी हो गई होगी कि सर आप जो एन अल्फा लिखे हैं वो कैसे लिखें, क्यों आप एन अल्फा लिखें। चलिए हम आपको थोड़ा डिटेल में समझाते हैं इस बात को कि क्यों हम एन अल्फा लिखें। जरा सोचिए कि यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, तो हम कहेंगे कि रिएक्टेंट का एक मोल प्रोडक्ट के एन मोल का निर्माण करता है। रिएक्टेंट का एक मोल प्रोडक्ट के कितने मोल का निर्माण किया, एन मोल का। तो जब रिएक्टेंट का एक मोल प्रोडक्ट के एन मोल का निर्माण करता है तो रिएक्टेंट का अल्फा मोल कितना निर्माण करेगा, तो ये अल्फा मोल एन अल्फा का निर्माण करेगा। अब देखो, जैसे यदि हम आपके दिमाग में हो सकता है ये भी क्वेश्चन आ रहा हो कि आप सर यहाँ पर एक मोल नहीं है तो आप यहाँ एक लेते हैं। भाई एक लिए हैं, एक का एक खर्च नहीं हो रहा है ना, जो खर्च होगा वो ना निर्माण को करेगा। तो ये अल्फा खर्च हो रहा है तो ये एन अल्फा से बनेगा। तो अच्छा एक बात और, इसी स्थिति में आप एक और तरीके से इस बात को समझ सकते हैं, कुछ ऐसे समझिए तो शायद आपको और बेहतर समझ में आएगा। आप इसको यदि x कहते हैं कि सर एक लिए और x खर्च हुआ, तो x खर्च हुआ तो एक में ही ना x खर्च हुआ, तो जो x है उसको हम अल्फा कह सकते हैं। अल्फा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि एक में खर्च को ही हम लोग अल्फा कहते हैं। अब देखिए बेहतर होगा कि आप अल्फा पर ही समझ लीजिए, क्योंकि x के टर्म में जाइएगा तो फिर आपको एक नया बात आ जाएगा। तो सिर्फ इतना जानिए कि हम शुरू में एक मोल लिए हैं, एक में जो खर्च होगा हम उसको अल्फा कहते हैं। ये ज़्यादा आसान है उसकी तुलना में, जहाँ तक हम सोच रहे हैं, इसीलिए उसको पढ़ के आप कंफ्यूज मत होइए, बस यही पढ़ रही है। तो बताइए टाइम टी पर या आफ्टर रिएक्शन, यहाँ पर हम लिखते हैं आफ्टर रिएक्शन, ये बचेगा कितना, ये बचेगा 1 माइनस अल्फा, ये कितना बचेगा एन अल्फा। ठीक है, अब बताइए कि रिएक्शन के बाद, टूटने के बाद आर जो है वह बचा हुआ है, कुछ कितना बचा हुआ है 1 माइनस अल्फा, और प्रोडक्ट एन अल्फा बना। तो बर्तन में जिसमें आप रिएक्टेंट डाले होंगे जो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया होगा, तो रिएक्टेंट बचा हुआ है 1 माइनस अल्फा और प्रोडक्ट बना एन अल्फा, तो कुल मोल कितना हो जाएगा, जो रिएक्टेंट बचा हुआ है 100 और जो प्रोडक्ट बना 100, चूंकि सब तो सॉल्यूशन में ही है। तो ऐसी स्थिति में यदि आपसे मैं पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूशन क्या होगा, टोटल मोल इन द सॉल्यूशन आफ्टर रिएक्शन, बताइए क्या होगा। जो बचा हुआ है वो यानी 1 माइनस अल्फा और प्लस एन अल्फा, यही होगा ना। अच्छा टेकन मोल कितना है नो, टेकन मोल कितना है 1, यही ना लिए हैं। अब बताइए अल्फा बराबर, अल्फा का एगो फॉर्मूला लिखा हुआ था, आप याद कीजिए पिछले क्लास में जब अल्फा आपको पढ़ाया जा रहा था तो अल्फा का एक फॉर्मूला, अभी तो जो अल्फा बताएं वो मॉलिक्यूलर वेट वो आई था, सॉरी अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का आपको एक फॉर्मूला बताया गया था, उस फॉर्मूला को निकालिए। सॉरी अल्फा नहीं बाबू, यहाँ पर हम लोग आई कैलकुलेट कर रहे हैं, आई वांट ऑफ फैक्टर। तो हम लोग जो आई निकाले थे पिछले क्लास में, तो वहाँ पर फॉर्मूला लिखा गया था कि अभिक्रिया के पश्चात कुल मोल बटा अभिकारक का लिया गया मोल। आप वहाँ पर देखिए आई का फॉर्मूला सबसे शुरू में क्या पढ़े, अभी तो जो हम पढ़े वहाँ मॉलिक्यूलर वेट के टर्म में पढ़े, उस फॉर्मूला का जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगा। जो सबसे पहली बार आप आई पढ़े थे, जहाँ डिफिनीशन लिखे वहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है कि अभिक्रिया के पश्चात कुल मोल बटे कुल अभिकारक का कुल लिया गया मोल, कुछ ऐसे आप पढ़े होंगे, वहाँ पर आप देख लीजिए। तो अभिक्रिया के पश्चात कुल मोल कितना है, यह है 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, और अभिक्रिया के लिए लिया गया मोल कितना है 1, तो आई बराबर हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। तो यहाँ से इसको हम आगे यदि फॉरवर्ड कर दें, नीचे जगह उतना नहीं है इसलिए इधर हम नहीं लिख रहे हैं, हम इधर लिखते हैं। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर 1 से डिवाइड करोगे तो 1 ही रह जाएगा। यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस एन अल्फा माइनस अल्फा, कुछ नहीं किए, एन अल्फा को पहले और माइनस अल्फा को बाद में लिख दिए। यहाँ पर आप अल्फा कॉमन ले लीजिए, तो आई बराबर हो जाएगा 1 प्लस
यहाँ बच जाएगा n, यहाँ बच जाएगा 1, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 अल्फा। तो I का एक फॉर्मूला आया, I बराबर 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, जहाँ पर I क्या है, I को हम लोग कहेंगे वांट ऑफ फैक्टर, अल्फा क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और n क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो आप इसको पूरा को उतार लीजिए, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो जब जब डिसोसिएशन होगा, ध्यान रखिए, जब जब डिसोसिएशन होगा फॉर्मूला होगा एन आई बराबर 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा, ये फॉर्मूला होगा। तो आप इस फॉर्मूला में कौन क्या है इसको आप लिख लीजिए, पहले आप इस पूरे इक्वेशन को उतार लीजिए, इसको जल्दी से आप उतार लीजिए क्योंकि इसको हम मिटा देंगे। तो यहां से यदि आपसे पूछे कि i बराबर 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा, ये वैलिड कब है, ये i कब निकलेगा, ये i निकाल, ये किस समय आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो आप कहेंगे व्हेन सॉल्यूट डिसोसिएट इन द सॉल्यूशन, जिस समय विलय विलयन में टूट रहा होगा, सिर्फ उसी वक्त हम इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो i क्या है, i है वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ गुणक, वांट ऑफ फैक्टर। n क्या है, n है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। अल्फा क्या है, अल्फा है डिग्री